हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट जो है इसका पूरा सीरीज डालेंगे वीडियो लेक्चर्स का। तो ये बेसिकली बेस्ड होगा आपका एसबीटी बिहार के सिलेबस पे। ठीक है, ये आपको सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि अब कंटिन्यू हो गई। इसका पूरा जो आपका सिलेबस हम एसबीटी बिहार का फॉलो करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला यूनिट हम लोग देखते हैं। तो पहला यूनिट जो है उसका टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रो हाइड्रोलॉजी के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसमें अगर सब टॉपिक्स का बात करें तो वो है सबसे पहले हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में आप लोगों को क्या देखना है, उसका डेफिनेशन देखना है। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्या उसका डेफिनेशन होता है। प्लस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उसको वाटर साइकिल भी बोला जाता है। तो वाटर साइकिल में जो होता है, इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रिसिपिटेशन होता है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ईजी है। सेकेंड जो आपका सब टॉपिक है वो है रेन गेज। तो रेन गेज क्या होता है, ये एक्चुअली में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल को मेज़र करता है। ठीक है, इसमें हम लोग साइमंस रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑटोमेटिक रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेनफॉल को मेज़र करता है कि कोई प्लेस में कितना रेनफॉल हुआ है, उसको अगर हम लोग को मेज़र करना है। जैसे आप देखते होंगे कई कई दिखाता है कि यहाँ पे इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ। तो ये सब जो मेज़र कौन करता है, तो ये रेन गेज ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र करता है रेनफॉल को। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या मेथड्स होता है जिसके थ्रू हम लोग एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेनफॉल जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा रेनफॉल हुआ, कहीं कम रेनफॉल हुआ। हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, और कुछ ही दूर में रेनफॉल नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेनफॉल निकालते हैं। तो एवरेज रेनफॉल कैसे निकाला जाता है, उसका क्या क्या मेथड्स होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डिफरेंट मेथड्स होता है जिसके थ्रू हम लोग रेनफॉल को निकालते हैं, कौन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक में हम लोग रन ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। तो रन ऑफ क्या होता है, जब आपका रेनफॉल होता है, ठीक है, रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल, अब कुछ जो, अब चूंकि आपका जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, वो तो काफ़ी ड्राई रहता है। उसके बाद जब रेनफॉल हुआ तो कुछ पार्ट जो है उसको मॉइस्ट करेगा अर्थ का सरफेस को। ठीक है, उसके बाद कुछ परकोलेट कर जाएगा। परकोलेट करने के बाद जब परकुलेशन रेट पे, मतलब कुछ पार्ट जो आपका धरती के नीचे चला जा रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। और अगर आपका रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि कुछ पानी जो है बाहर से ऊपर से ही बहने लगता है। उसी को हम लोग रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो रन ऑफ के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक इंटरफ्लो भी आता है उसमें, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर क्या क्या फैक्टर होता है जो कि रन ऑफ को अफेक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग रन ऑफ को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर कैचमेंट एरिया में कितना रन ऑफ आएगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज मेजरमेंट। ठीक है, अब ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये हाइड्रोलॉजी कहाँ से आ गया, आप लोग सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो ये हम लोग, हाँ, तो सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है आपका वाटर से। ठीक है, जितना भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डैम हो गया, जैसे बैराज हो गया, जैसे वियर हो गया, कैनल्स हो गया, तो ये सब हम लोग वाटर पे ही तो बनाते हैं। प्लस बहुत सारा चीज़ है आपका, सीवर पाइप्स हो गया, फिर जितना भी आपका कैलकुलेशन होता है, जो आपका वेस्ट वाटर है उसको कैसे मैनेज करना है, फिर कोई सिटी में वाटर कैसे प्रोवाइड करना है, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोर्स खोजते हैं। तो ये सब सब काम जो हो गया, प्यूरिफिकेशन का भी, वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये सब सब काम आपका सिविल इंजीनियर का ही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऑब्वियसली कोई और ब्रांच तो आपका डैम बना नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब सब जो है आपका सिविल को ही करना पड़ता है। अब आपका सब्जेक्ट का नाम है आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग।
यही सब्जेक्ट का नाम। अगर हम आपसे पूछे कि रिसोर्स मतलब क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो रिसोर्स वैसा हर एक चीज़ हो गया, ठीक है, वैसा हर चीज़ हो गया जो कि हम लोग के काम में आता है, जिसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक रिसोर्स है। अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो भी रिसोर्स है। वैसे ही वाटर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। वाटर का इम्पोर्टेंस तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो इतना बड़ा रिसोर्स है, उसको मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट करना, उससे जो हैजार्डस उसका इफेक्ट भी होता है उसको मिनिमाइज करना, ये सब सब जो है हम लोग इसके बारे में अच्छा से जानेंगे डिटेल में। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे जो लास्ट आपको सब टॉपिक दिख रहा है वो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज मेजरमेंट, तो ये भी आपका सिविल में ही आता है। सिविल इंजीनियर सब ही ये सब देखते हैं। जैसे अब फ्लड डिस्चार्ज क्या हो गया, कहीं कहीं आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में कि कहीं कहीं बाढ़ आ गया, कहीं कहीं सूखा हो गया। तो बाढ़ आ गया तो उसको भी तो मैनेज करना जरूरी है ताकि उसका जो है हैजार्डस इफेक्ट है वो थोड़ा मिनिमाइज हो सके, ठीक है, उसको मिनिमाइज हम लोग कर सके, उसके कारण आपका जान माल का हानि नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग डैम बनाते हैं। तो बेसिकली रिवर्स में डैम बनाया जाता है कि आपका अगर रिवर जो है फ्लो कर रहा है, पहले कम फ्लो कर रहा था, उसका कुछ बेस फ्लो होगा, ठीक है। अब उसके बाद बाढ़ आ गया तो इसमें क्या हुआ, वाटर ऐड हो गया, बहुत पानी आ गया, पूरा ऊपर तक आ गया, ठीक है। तो ये डैम क्या करता है, ये जो पानी है उसको धीरे धीरे जो है डाउन स्ट्रीम साइड में छोड़ता है, ठीक है। इधर साइड को अप स्ट्रीम साइड बोलते हैं, इधर साइड को डाउन स्ट्रीम साइड। तो जो आपका डाउन स्ट्रीम साइड है उसमें धीरे धीरे छोड़ता है ताकि आपका बाढ़ जैसा नौबत नहीं आए। इस साइड में जो आपका हाउसेस वगैरह है वो सबमर्ज नहीं हो जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अब कितना आपका डैम का हाइट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना वहाँ पे पानी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट करना। जो आपका फ्लड है, फ्लड वाटर, उसको एस्टिमेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो ये था आपका पूरा जो पहला यूनिट है उसका सिलेबस था। आगे हम लोग देखते हैं डिटेल में हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी का पहला टॉपिक हम लोग का है कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो हाइड्रोलॉजी जो है वो आपका दो वर्ड से मिलके बना है, पहला हाइड्रो, दूसरा लॉजी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड लॉजी मीन्स होता है साइंस। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलॉजी क्या हो गया, द साइंस ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस लॉजी। हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर, लॉजी मीन्स होता है साइंस। तो उसको सिंपली अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप सिंपल बोल सकते हैं हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर। अगर इसको हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी हो गया किसका, मूवमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपका स्टडी हो गया किसका, द मूवमेंट ऑफ वाटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट कहाँ हो रहा है, तो अर्थ के सरफेस में कैसे मूव हो रहा है, अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर के बीच में कैसे मूव कर रहा है। तो ये सब सबके बारे में जो स्टडी होता है, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत सारा वाटर जो है आपका आइस क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ कुछ गैसियस फॉर्म में है, कुछ कुछ मिल्ट है, कुछ कुछ स्नो बना हुआ है। तो सब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर, ये सब सबका स्टडी करना। फिर वाटर का क्वालिटी, उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये सब का जो स्टडी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। अब अगर हम और डिटेल में जाए हाइड्रोलॉजी में, तो हाइड्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ का स्टडी हम लोग को करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, तो वो यहाँ से आपको एकदम पूरा पॉइंट वाइज बता दिए। पहला चीज़ तो हम लोग को हाइड्रोलॉजी में जो स्टडी करना है, क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है, तो वो है आपका वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप बचपन से पढ़ते आए हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। और यही तीन चीज़ है जिससे पूरा सर्कुलेशन होता है वाटर का, पूरा सर्कुलेशन होता है। इवापोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है। कहीं से इवापोरेट हो रहा है, कहीं से कहीं जाके कंडेंस हुआ, कहीं जाके प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी नीचे आया। प्रेसिपिटेशन क्या हो गया,
जो वाटर रहता है कोई भी फॉर्म में, जैसे रेनफॉल के फॉर्म में आए, ठीक है, रेन के फॉर्म में रहे, चाहे ड्यू के फॉर्म में रहे, चाहे स्नो के फॉर्म में, या हेल के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में भी अगर वो नीचे आ रहा है अर्थ के सरफेस में, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये पूरा वाटर साइकिल हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोलॉजी में। फिर आपका ग्राउंड वाटर फ्लो कैसे होता है, एक्विफर एक्विफर किसको बोलते हैं, ये सब के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। एक्विफर भी आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। ये वाटर है जो स्टोर होता है आपका अर्थ सरफेस के नीचे, वो सब एक्विफर होता है। उसका भी टाइप्स होता है, कन्फाइंड एक्विफर होता है, अनकन्फाइंड होता है, आर्टिसियन होता है, बहुत सारा एक्विफर होता है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। फिर इसमें सरफेस वाटर भी इंक्लूडेड है। सरफेस वाटर जो अर्थ के सरफेस है उसके ऊपर जो आपका पानी है जितना, जैसे रिवर्स हो गया, वो तो सरफेस के ऊपर ही है ना। फिर लेक्स हो गया, झील सब जो है, रिजर्वोयर हो गया। रिजर्वोयर किसको बोलते हैं, कुछ आइडिया? जैसे हम लोग डैम बनाए, ठीक है, ये डैम बना तो ये रिवर में बनाएंगे, तो ये जो पीछे जो पानी जितना आपका स्टोर हुआ है, ठीक है, जितना पानी स्टोर हुआ है, इसी को हम लोग रिजर्वोयर बोलते हैं। अगर ऐसे हम अगर डैम दिखाएंगे, किसी रिवर में डैम था, तो उसके पीछे एकदम पूरा पानी कुछ एरिया को सबमर्ज कर दिया होगा जहाँ स्टोर हुआ होगा, तो ये आपका रिजर्वोयर हो गया। ये क्या हो गया, रिजर्वोयर। तो रिजर्वोयर सिंपल जहाँ वाटर स्टोर होता है वो रिजर्वोयर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग वाटर का क्वालिटी का स्टडी करना भी आपका इसी में आता है, हाइड्रोलॉजी में आता है। चाहे वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, ये सब स्टडी हम लोग हाइड्रोलॉजी में ही करते हैं। ठीक है। फ्लड के बारे में भी हम जस्ट बताए कितना इम्पोर्टेंट है ये। फ्लड और ड्राउट हो गया, ये भी आपका इसका स्टडी भी हाइड्रोलॉजी में ही आता है। फिर वाटर का जो वाटर रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, उसका मैनेजमेंट वगैरह सब हाइड्रोलॉजी में ही आता है। उसमें आपका इरिगेशन आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आ जाएगा। इरिगेशन जो है हम लोग कैसे करते हैं, तो कैनल्स वगैरह बनाते हैं, नहर बनाते हैं, बड़ा बड़ा नहर। तो नहर कहाँ से निकलता है, जैसे आपका रिवर है, तो रिवर पे हम लोग क्या करते हैं, वियर या बैरेज बनाते हैं जिससे पानी का लेवल ऊपर होता है। फिर उसके बाद हम लोग कोई कैनल निकाल देते हैं, फिर उससे भी जो आपका अलग अलग छोटा छोटा चैनल निकलता है जिसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच कैनल हो गया, मेन कैनल, ये वाला मेन कैनल है। फिर ब्रांच कैनल होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह होता है। ठीक है, बहुत सारा में ये बंटता है। फिर माइनर्स भी होता है। तो इरिगेशन के लिए हम लोग कैनल्स बनाते हैं, वो भी इसका स्टडी हाइड्रोलॉजी में आता है। फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया, तो इसके बारे में भी हम लोग ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसके लिए हम लोग को पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, खाली पॉपुलेशन को कैलकुलेट हम लोग नहीं करते हैं, प्लस फ्यूचर में कितना पॉपुलेशन होगा वो भी कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब अगर 1,000 आदमी रह रहा है कोई गांव में, गांव नहीं, अगर शहर का ही बात करें, ऑब्वियसली 1,000 नहीं रहता, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 1,000 रह रहा है तो 10 साल बाद इसका जनसंख्या 1,000 नहीं रहेगा, उससे बढ़ जाएगा, है ना। उससे फिर 20 साल बाद और बढ़ जाएगा। तो हम लोग अगर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी कर रहे हैं तो हम लोग 1,000 के लिए तो डिज़ाइन नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा के लिए ही ना डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग कम से कम 30-40 साल के लिए डिज़ाइन करते हैं, 30 या 40 ईयर्स के लिए एटलीस्ट, ताकि हम लोग को बाद में परेशानी ना हो कि पानी का शॉर्टेज हो गया या फिर कुछ हो गया। फिर हम लोग ये भी देखते हैं पर कैपिटा जो है कितना कंजम्पशन है, एक आदमी कितना पानी यूज़ करता है। ठीक है, ये भी आपका डाटा दिया हुआ रहता है, इंडिया में हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं पर कैपिटा के लिए। ठीक है, उस हिसाब से हम पूरा पॉपुलेशन के लिए कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा ये सब भी हम लोग देखते हैं। और ये सब भी स्टडी आता है आपका हाइड्रोलॉजी में। एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग को सब पढ़ना जरूरी है। फिर जितना आपका हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो गया, रन ऑफ हो गया, पर्कुलेशन हो गया, ये सब नया नया पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे। इन्फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, रन ऑफ किसको बोलते हैं, पर्कुलेशन किसको बोलते हैं। तो इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जब बारिश होता है, ठीक है, बारिश हो रहा है, तो बारिश, इसको मान लेते हैं ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस में बारिश हो रहा है, तो कुछ पार्ट क्या होता है, नीचे जाता है, कुछ पार्ट ऑफ वाटर नीचे जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है। ये पानी अपनी देख लीजिएगा। अब ये जो पानी नीचे जा रहा है, तो जब सोयल के सरफेस से
जस्ट नीचे गया तो उस दौरान इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, मतलब सरफेस से जस्ट नीचे मूव किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर जो है आपका इनफिल्ट्रेट हो रहा है। फिर उससे नीचे जाएगा, ठीक है, ये जो नीचे जा रहा है और, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर परकोलेट हो रहा है। ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, परकोलेट कर रहा है नीचे की तरफ। इन्फिल्ट्रेशन कब हुआ, जब ऊपर का सरफेस से जस्ट नीचे घुसा पानी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। फिर उससे नीचे चल गया तो हम लोग बोलेंगे परकोलेट हो रहा है। अब अगर मान लीजिए बारिश आपका ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, कुछ पानी जो है ऊपर बहने लगेगा। ठीक है, कुछ पानी ऊपर बहने लगेगा, तो ये जो ऊपर बहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ। ठीक है, तो ये सब का स्टडी भी जो आपका इसी में आता है। अगर हम पानी का बात करें तो ये आपको आइडिया होगा, वाटर जो है पूरा, अगर अर्थ में हम लोग अगर माने तो 97% तो आपका सेलाइन वाटर है। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको प्योरीफाई नहीं किया सकता है। ठीक है, इसको हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कोस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफाई करते नहीं है ना, हम लोग का गवर्नमेंट अलाउ करता है। ऊपर से हम लोग डेवलपिंग में है, उतना पैसा भी नहीं है हम लोग का कंट्री में। ठीक है, पैसा मतलब है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन अब अमीरों के पास है। हम लोग में डिफरेंशियल तो काफ़ी है ना, डिफरेंस। गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अरीब अमीर है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सरकार भी तो हम लोग का उतना अमीर नहीं है। सेलाइन वाटर जो है उसको हम लोग प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। रहा बात आपका 3% जो बचा है, जो कि फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर है, तो इसका भी आपका 67%, जो 3% है फ्रेश वाटर, उसका भी 67% तो आपका ग्लेशियर है। ठीक है, मतलब बर्फ के रूप में ये है, तो उसको तो हम लोग यूज नहीं ही करते हैं। अब बचा आपका 33%, 33% में 30% जो है आपका ग्राउंड वाटर है, जिसको हम लोग भरपूर मात्रा में यूज करते हैं। तो 30% हिस्सा जो है फ्रेश वाटर का, 30% हिस्सा, ठीक है, वो आपका ग्राउंड वाटर है। तो आप बोलेंगे बचा क्या, 3% के करीब बचा है। 3%, तो 3% में सब आता है, आपका रिवर्स आता है, जिसको हम लोग बहुत बड़ा सोर्स मानते हैं पानी का। वो उतना बड़ा नहीं है, रिवर से भी ज़्यादा आपका स्टोरेज है आपका लेक्स में, जो आपका झील वगैरह होता है, तो झील में काफ़ी स्टोरेज है। बाकी कुछ कुछ पानी तो और भी बचा है अदर्स में जो है, उसमें हम लोग भी आते हैं। हम लोग में तो 70% पानी रहता है बॉडी में। ये सब हो गया, कुछ प्लांट के पास है, तो सब 3% में आता है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ अदर्स वगैरह, ये तो हम लोग समझ गए। तो अगर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का बात करें तो काफ़ी कम ही है, तो इसीलिए हम लोग का मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो गया है। अब अगर हम बात करें कि हाइड्रोलॉजी जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट, नाम तो एक देना पड़ेगा। तो हाइड्रोलॉजिस्ट, अब उससे अगर पूछा जाए कि भाई तुम क्या क्या तरीका अपनाते हो, ठीक है, कैसे एनालाइज करते हो कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करें कैसा वाटर का बिहेवियर है, कैसे मैनेज करते हो वाटर रिसोर्स को, तो कुछ कुछ टेक्निक जो है उन लोग अपनाता है। जैसे सिंपल फील्ड ऑब्जर्वेशन करता है, खाली ऑब्जर्व करके, या फिर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत वास्ट है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे सर्वेइंग में। जब सर्वेइंग में पढ़ेंगे तो आपको इसका एडवांसमेंट का समझ में आएगा। मतलब जो प्लांट के बीच में हम लोग ये भी नहीं कर पाते ना कि डिफरेंस भी पता नहीं कर पाते, वो भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, किसी चीज़ का डेप्थ जहाँ तक ह्यूमन नहीं पहुँच सकता है, वो भी इससे पता चल जाएगा। वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब इसका लिमिट नहीं है। तो ये सब टेक्निक है जो कि हाइड्रोलॉजिस्ट अपनाता है, जिससे वो वाटर का बिहेवियर, वाटर का मूवमेंट, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, जितना चीज़ है, तो वाटर से क्या हैजार्डस हो सकता है उसका इफेक्ट, ठीक है, सब चीज़ को वो अंडरस्टैंड करता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, और मिटिगेट भी करता है, मतलब उसको जो हैजार्डस वगैरह है, ठीक है, वाटर रिलेटेड, जैसे बाढ़ वगैरह आ गया तो उससे उसको भी ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है। पहले पता रहेगा तो हम लोग अच्छा खासा जो है उसको मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ तक हम लोग इम्पोर्टेंस तो इसका समझ गया, हाइड्रोलॉजी क्यों एसेंशियल होता है, वाटर सप्लाई पूरा मैनेजमेंट हम लोग इसी के थ्रू करते हैं।
फ्लड के कारण जो रिस्क वगैरह होता है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं। इरिगेशन का भी जस्ट हम लोग देखें, इरिगेशन में आपका हाइड्रोलॉजी का क्या भूमिका है ये हम लोग देखें। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी काफ़ी बड़ा भूमिका ही निभाता है, इसीलिए इतना एसेंशियल चीज़ है ये हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इसीलिए क्लाइमेट का आपका चेंज जो है उस पर भी रिसर्च हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन हाइड्रोलॉजी। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ हाइड्रोलॉजी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग आवर प्लैनेट्स मोस्ट वाइटल रिसोर्स वाटर। तो वाटर जो हम लोग प्लानट का इतना वाइटल रिसोर्स है, ये और किसी प्लानट में नहीं है, खाली आवर अर्थ, आवर मदर अर्थ इज गिफ्टेड विद दिस वाइटल रिसोर्स वाटर। चलिए आगे, ये टॉपिक तो हम लोग देख लिए, डेफिनेशन खाली पढ़ना था, उसमें काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में बता दिए, अब भी क्या याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक वो है हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको हम लोग वाटर साइकिल भी बोलते हैं, इस डायग्राम से पूरा हम लोग आराम से उसके बारे में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ओशन दिख रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम लोग तीन ही चीज़ देखेंगे। पहला हो गया इवापोरेशन, ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो है वो इवापोरेशन है। सेकेंड में आपका कंडेंसेशन, और थर्ड जो है वो है आपका ट्रांसपिरेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। अब ये तीन ही चीज़ है जिसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए, इवापोरेशन क्या होता है, एवरीवन नोज। इवापोरेशन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आपका वाटर है, सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स हम लोग के अर्थ में वो है आपका सन। तो सन जो है, सन के कारण आपका एनर्जी, सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स तो यही है। तो सन के कारण क्या हुआ, वाटर का टॉप का सरफेस, ठीक है, क्या हुआ, हीट हुआ। तो हीट हुआ तो वाटर क्या होगा, वाटर का वेपर जो है ऊपर की ओर जाएगा सारे जगह से, ऐसा नहीं कि ओशन से ही जाएगा, लेक से भी जाएगा, आपका सरफेस से भी जाएगा। तो सारे जगह से क्या हो रहा है, वाटर जो है ड्यू टू सन, ड्यू टू सन क्या होगा, जितना आपका वाटर है वो वाटर वेपर बनेगा और वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे तरफ बढ़ेगा। उसके धीरे धीरे क्या होगा, अब बारिश जो है वो तो सारे सारे जगह में होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे ये बादल का फॉर्मेशन करेगा। उसका सेकंड काम क्या करता है, विंड करता है। तो विंड क्या करेगा आपका, विंड जो है इस बादल को क्या करेगा, उड़ा देगा। तो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा हो, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हुआ, यहाँ का टेम्परेचर में भी कम रहा, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण आपका कंडेंस हुआ, ठीक है, वाटर वेपर जो था वो कंडेंस हुआ, बादल बना। फिर वो जो बादल है धीरे धीरे क्या होगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि वो या तो रेन के फॉर्म में या फिर हेल के फॉर्म में वो नीचे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो बस यही तीन प्रोसेस है जिसको हम लोगों को समझना था। सबसे बड़ा सोर्स आपका सन हो गया, सन के थ्रू वाटर जो है आपका इवापोरेट होता है, इवापोरेट होके वो ऊपर सरफेस में पहुंचता है, फिर कंडेंस होके वो बादल बनता है। बादल जो है आपका विंड के साथ एक जगह से दूसरा जगह जाता है, जिसके कारण बारिश सब जगह होता है, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेशन जो है आपका चारों तरफ होता है। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो वाटर लॉस जो आपका प्लांट का लीव्स में के थ्रू होता है, प्लांट का जो लीव्स होता है उसके थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है, वो भी इवेपोरेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर फ्लो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे लेक दिख रहा है, स्नो भी मेल्ट कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड वाटर फ्लो दिख रहा है, ये पूरा फिगर में अच्छा फिगर है। ये आपका थ्योरी दिया हुआ है जिसमें तीन स्टेज में आपका हाइड्रोलाइजिक साइकिल जो है पूरा चलता है। सबसे पहला हो गया इवापोरेशन। इवापोरेशन में जितना आपका वाटर है ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इवापोरेट करता है, ग्राउंड सरफेस में भी है, ठीक है, इवापोरेट करता है, फिर क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। फिर यही वाटर वेपर जो है आपका कूल होके कंडेंस होता है और क्लाउड्स बनाता है, और उसके बाद जो है प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जो क्लाउड्स वगैरह बना, ठीक है,
क्लाउड्स वगैरह बना तो वो क्या करेगा, ग्राउंड में फॉल करेगा। किस फॉर्म में? रेन हो गया, स्नो हो गया, स्लिट हो गया, हेल हो गया, इस सब के फॉर्म में फॉल करता है, उसे को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है, जो अर्थ के सरफेस में जो आपका गिरा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, तो आपका रन ऑफ के रूप में भी बन सकता है। रन ऑफ अगर बना जो ऊपर ऊपर सरफेस में बहता है, तो वो जाके बाद में आपका रिवर हो गया, लेक हो गया या ओशन, इसमें जाके मिलता है, इसको रिचार्ज करता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो इन्फिल्ट्रेट किया, रेन ही अभी हम मान लेते हैं, रेनफॉल हुआ, तो वो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है, एज ग्राउंड वाटर, तो वो रिचार्ज करेगा आपका एक्वीफर को और अंडरग्राउंड स्टोरेज को। ठीक है। मतलब जो ग्राउंड वाटर जो आपका लेवल भी रहता है, तो यहाँ पे पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर ग्राउंड सरफेस में, तो वो कहाँ से आता है? ऑब्वियसली जो रेनफॉल हुआ तो वही परकोलेट करके नीचे गया, वही पानी है जो आपका नीचे है सब सरफेस में। ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब किया, फिर इवापोरेट हो गया उसके लीव से, तो जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये पूरा जो है आपका 3 मेन स्टेज में आपका हाइड्रोलॉजिक साइकिल चलता है, और ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट करता है। ठीक है। रिपीट करता है, और ये हमेशा चलते रहता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिन्यू होता है। ये आपका वाटर सप्लाई, अर्थ का जो वाटर सप्लाई है वो कॉन्स्टेंटली रिन्यू होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये हम कुछ फिगर डाले थे डेविएट करने के लिए आप लोग को। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, जो ओशन आपको दिख रहा होगा, इसमें इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है। ऊपर आपको क्लाउड्स भी दिख रहा होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर फाइनली जो है रेनफॉल के रूप में प्रेसिपिटेशन हुआ, जिसमें ये सब बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। काफ़ी खुश भी है, होना भी चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड। दिस वन इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। आगे के लेक्चर में हम लोग सेकेंड सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और काइंडली फॉलो, और क्या क्या होता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल मेरा, जिसके थ्रू जो आपको जितना भी मेरा कंटेंट है वो मिलते रहेगा, और आपको थोड़ा वैल्यू भी मिलेगा। वैल्यू मिलता है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।